जिला अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानंद पांडे जी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं जिले के हमारे पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष इंजीनियर चंद्रशेखर वर्मा जी। मंच पे उपस्थित हमारे तमाम वरिष्ठ नेतागण, सामने उपस्थित माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, आज इस बस्ती की धरती पे आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मनोज यादव जी का स्वागत करते हुए अति प्रसन्नता हो रही है। गीत के माध्यम से कहना है क्या? कहना है क्या? श्रद्धा सद्भाव समर्पित है, सद्भाव समर्पित है नेताजी आपके साथ। श्रद्धा सद्भाव नेताजी आपके स्वागत में हम आपके बहुत भारी हैं, हम आपके बहुत भारी हैं, नेताजी आपके स्वागत में। मंच पे आसीन है हमारे प्रदेश सचिव कांग्रेस पार्टी के आदरणीय देवेंद्र श्रीवास्तव जी और मंच पे हमारे तमाम नेतागण बैठे हैं। कहना है क्या? आप पधारे हैं, हम सबका प्यार दुलार लिए हम दुआनिया पता करते हैं, दुआनिया पता करते हैं नेताजी आप। मंच पे उपस्थित और सभी नेतागण का स्वागत करते हुए एक ही अपील करना चाहूंगा साथियों, आप सभी लोगों से, ये जो प्रदेश और देश की सरकार चल रही है इसको हटाना है और कांग्रेस पार्टी को लाना है। गीत के लाइन में कहना है क्या? तो 2024 की अपील करते हैं, आह्वान करते हैं क्या? भाजपा हटावल जाई, कांग्रेस पार्टी के मिल के जितावल जाई, कांग्रेस पार्टी के मिल के जितावल जाई।
साथियों, भारतीय जनता पार्टी को हटाना, पार्टी चूंकि ये झूठ बोल करके शासन और सत्ता में आए। क्या झूठ बोले? कहना है क्या? धन मनवल विदेश 15 लाख देवे के वादा भूलैले। कांग्रेस पार्टी कब की जितावल चाहिए। कांग्रेस पार्टी कब की समय कम है, एक लाइन और कहना चाहूंगा। क्या? कुछ नहीं आव कर्म नहीं कपातु हो। माननीय प्रधानमंत्री के पास कोई कल्याणकारी योजना नहीं है, सिर्फ मन की बात है, उनके मन की बात है। हमारे मन में क्या है ये उनको पता नहीं है। कहना है क्या? 2024 में भूली काटू है। बाबा के सरगी और बड़के बाबा के गुजरी, और गुजरी और सरगी थमावल जाई। कांग्रेस पार्टी कबली, कांग्रेस पार्टी कबली जितावल जाई। और 500 रुपये का पावन सम्मान पुरस्कार आज इस कार्यक्रम को लेकर माननीय मनोज यादव जी की तरफ से बहुत बहुत नेताजी को धन्यवाद है, स्वागत है, वंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बड़े ही अदब और एहतराम के साथ आप सबके बीच हम सबके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष और जो छात्र राजनीति से ही कांग्रेस पार्टी की नीतियों और रीतियों के प्रहरी रहे हैं, परम आदरणीय मनोज यादव जी से गुजारिश करेंगे कि वो आवे और हम सबको संबोधित करते हुए हमें ऊर्जा और दिशा देने का काम करें। आदरणीय मनोज यादव। आज बस्ती मंडल के कप्तानगंज में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, जिसमें जातिगत जनगणना कराओ आरक्षण बढ़ाओ सम्मेलन में आप सब लोग आए हैं। हमारी माताएं, बहनें, भाइयों, बुजुर्गों सबका मैं बहुत खैर मकदम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे मंच पे आसीन कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण, मैं उन सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में ओम प्रकाश यादव जी हैं जो आजमगढ़ से चलकर आए हैं, शंकर यादव जी हैं जो महासचिव हैं पिछड़ा वर्ग विभाग के, राज बहादुर निषाद जी हैं, अमरनाथ सिंह जी हैं, मोहम्मद आलम जी हैं, साहबुद्दीन जी हैं और देश निषाद जी हैं, ज्ञानेन्द्र पांडे जी हैं जो आपके कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, देवेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, ब्रजेश कुमार आर्य जी हैं, शौकत अली जी हैं, जमील अहमद अंसारी जी, ज्ञान प्रकाश जी, शकुंतला देवी जी, विनोद जी, नीलम विश्वकर्मा जी, मोहम्मद रफीक खां जी जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे बीच में भूमधर गुप्ता जी हैं, सरोजेश्वर जी हैं, मोहम्मद अशरफ अली जी हैं, गुड्डू सोनकर जी, देवानंद पांडे जी, अनिल भारती जी, विश्वनाथ चौधरी जी, लालजीत जी, अमर बहादुर शुक्ला जी, राकेश चौधरी जी, विनोद चौधरी जी, राजन चौधरी जी, हरिश्चंद्र शर्मा जी,
रामजी शर्मा जी, इंद्र कुमार जी, सतीश चौधरी जी, महेश चौधरी जी और तमाम हमारे मंच पर आसीन जिनका नाम मैं छोड़ दिया होगा या भूलवश न ले पाया हूं, जगदीश शर्मा जी, मैं आप क्षमा प्रार्थी हूं। आज हम लोगों का यह 13वें मंडल में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन के माध्यम से हम लोग इस देश में जो तानाशाही और फांसीवादी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें केंद्र में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी जी सत्ता पर आरूढ़ है, हम पिछड़े वर्ग के लोग इस देश में अपने हक, हिस्से, अधिकार के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस देश में पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 27% में सीमित करके रखा गया है और इस देश में पिछड़े वर्गों की जातिगत जनगणना नहीं कराने की वजह से तमाम सुविधाओं से इस देश के संसाधनों में अपने हक और हिस्से से हमारा पिछड़ा वर्ग का समाज वंचित रह जा रहा है। उन तमाम मुद्दों और सवालों को लेके हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में इस अभियान को चला रहे हैं। इस अभियान को चलाने के पीछे जो हमारा मकसद है, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी यह मानती है कि इस देश में सामाजिक न्याय देने के लिए वंचित वर्गों के उनको सरकारी नौकरियों में, संसाधनों में और इस देश की हर जगह पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित कराए जाने के लिए जातिगत जनगणना कराना अति आवश्यक है। केंद्र में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जातिगत जनगणना कराया था, लेकिन जब से मोदी जी की सत्ता आई 2014 से उन आंकड़ों को यह सरकार छुपा रही है और आम पब्लिक डोमेन में जाने से रोक रही है। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की एक सोची समझी साजिश और रणनीति है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी आज जानते हैं कि इस देश के धन्ना सेठों, इस देश के चंद अमीर लोगों, इस देश के सामंतवादी और वर्णवादी व्यवस्था को मानने वाले लोगों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हम दलितों पिछड़ों की पार्टी नहीं है, हम गरीबों की पार्टी नहीं है, हम वंचित तबके के लोगों की पार्टी नहीं है। वो हमारे समाज में फूट डालकर राजनीति करती है और धर्म के नाम पर दलितों, पिछड़ों, गरीबों, गुरबा, मजलूमों, मासूमों और महिलाओं का लगातार शोषण करती है। इसलिए हमें आज इस सम्मेलन के माध्यम से ये तय करके जाना है कि इस देश में जो बहुसंख्यक आबादी है, क्या उसको इस देश के संसाधनों में, इस देश के सरकारी नौकरियों में, इस देश के सभी प्रतिष्ठानों में उसका हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भारी तादाद में हमारे बीच में महिलाएं बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, तमाम बुजुर्ग बैठे हैं। आपको सोचने की जरूरत है कि यह एक ऐसी जालिम सरकार है जब मोदी जी कहते हैं कि दुनिया में हम विकसित राष्ट्र बनेंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि मणिपुर में हमारी 2 महिला बहनों को निर्वस्त करके इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो आदिवासी तबके की थी उनको घुमाया गया। यह मोदी जी का सुशासन है। आपने देखा एक आदिवासी को मध्य प्रदेश में उसके ऊपर भाजपा का एक नेता पेशाब कर रहा था। आपने देखा कि कैसे जब जितना नजदीक चुनाव आते जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश को दंगे फसाद में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि हरियाणा के नूह और मेवात ने किया। साथियों, हमें सजग रहने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी, मैं बार बार कहता हूं कि वो चंद अमीर लोगों की पार्टी है। धर्म के नाम पे हमारा वोट तो जरूर लेती है, लेकिन वो काम करती है अमीरों का। इस देश में जब से मोदी की सरकार बनी है, इस देश के आम गरीब जनता महंगाई से, बेरोजगारी से, अशिक्षा से, इस देश की दुर्व्यवस्था से तंग है, लेकिन 2 लोग बहुत खुश हैं। मोदी जी के 2 मित्र हैं, एक अडानी और एक अंबानी। इनकी संपत्ति लगातार बढ़ रही है। हमारी माताओं, बहनों और हमारे पास दलित, पिछड़े, गरीब, गुरबा के पास जो थोड़ा बहुत पैसा था, मोदी जी ने नोटबंदी करके उन पैसों को बैंकों में जमा कराया और बैंकों में जमा करके अपने पूंजीपति मित्रों को उस पैसे को दे करके और कुछ लोगों को विदेश भेज दिया और कुछ लोगों को दुनिया के दूसरे नंबर का अमीर बनाने का प्रयास कर रहे थे। तब मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्यों नहीं सोचते हैं, क्यों इन सरकारों से मांग नहीं करते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए गांव में अच्छे स्कूल होना चाहिए। आपके
जब लोग बीमार होते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं, आपकी गाड़ी कमाई अस्पताल वाला ले लेता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक भी अस्पताल नहीं खुले हैं। जो अस्पताल पहले कांग्रेस के जमाने में बनाए गए हैं, उन अस्पतालों में डॉक्टर तक नहीं है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय योगी आदित्यनाथ, जिनको हम और आप संत मानते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक जात विशेष के लोग जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सजाती हैं, उनको नौकरियां, उनको ठेके, उनको सरकारी संसाधनों में लूट की छूट दे रखी गई है। अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती हुई, 2/3 शिक्षक माननीय मुख्यमंत्री जी के सजाती लोग हुए। बांदा कृषि विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती हुई, वहां पर प्रोफेसरों की भर्ती हुई, 11 में से 9 योगी जी के बिरादरी के लोग बनाए गए। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे, गुंडा के नाम पे, अपराधी के नाम पे हमारे दलित पिछड़े वर्ग के युवा जो अपने सम्मान से जीने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको या तो जेलों में बंद किया जा रहा है, या तो उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का काम ये कर रही है। लेकिन माननीय योगी जी से आपने कभी पूछा कि हर जिले में उनके बिरादरी के गुंडे हैं, क्या उनके गुंडों के घरों पे बुलडोजर चलेगा? क्या उनके गुंडे जेल में जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि माननीय योगी जी जानते हैं इस देश के दलित पिछड़े और अल्पसंख्यक तबके के लोगों को गुमराह करके, दलितों को दलितों से, पिछड़ों को पिछड़ों से और मुसलमानों को हिंदू के नाम पर लड़ा करके इस देश में वोट लिया जाता है। मैं बताना चाहता हूं, इसी उत्तर प्रदेश में 68,000 शिक्षक भर्ती हुई थी। उस भर्ती में पिछड़े वर्ग का आरक्षण योगी सरकार ने पिछड़ों को नहीं दिया, जिससे हमारे पिछड़े वर्ग के 18,000 युवाओं को सरकारी नौकरी से वंचित रह जाना पड़ा। इस पर विचार कौन करेगा? इस पर विचार हम सब आपको करना होगा। तमाम लोग कांग्रेस के बारे में कहते हैं कि कांग्रेस पिछड़ों की पार्टी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, इस देश में जब हम पिछड़ों के पास जमीन नहीं हुआ करती थी, तो कांग्रेस ने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया। जब जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया, तो आज हम पिछड़े वर्ग के पास कुछ थोड़ी बहुत जमीन बची हुई है। कांग्रेस ने संविधान के माध्यम से सभी वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की, जिसके आधार पर थोड़ी बहुत संख्या में हम लोग नौकरियों में गए हैं और इस देश में छुआछूत से, गैर बराबरी से आगे बढ़कर हम अपने अधिकार की लड़ाई को लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने इस मुल्क को चलाने के लिए एक फार्मूला निकाला था। कांग्रेस मानती थी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं। कांग्रेस मानती थी कि चाहे वो गरीब का बेटा हो, चाहे अमीर का बेटा हो, सबको पढ़ने का अधिकार है। वो मानती थी कि चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, उसको रोजी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जो बुनियादी सवाल है, उसको सरकार जिम्मेदारी लेकर काम करती थी। इस देश में अमन चैन कायम रहे, लोगों के बीच में एकता बनी रहे। इस देश की विविधता को देखते हुए कांग्रेस ने, जहां पर आप देखे होंगे कि कोस कोस पर भाषा बदल जाती है, कोस कोस पर पानी बदल जाता है, एक जिले से दूसरे जिले में खान पान, पहनावा बदल जाता है, उत्तर के मैदानी भाग से लेकर दक्षिण के तमाम पहाड़ी भागों से लेकर उत्तर के हिमालय तक ये देश विविधताओं से भरा हुआ देश है। इसको एक डंडे से नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए कांग्रेस ने सभी के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हीं थोड़े बहुत जो हमारे कांग्रेस के लोगों ने जो एकता कायम रखने के लिए विशेष लोगों को विशेष उपचार किया था, विशेष रियायत की थी, उन रियायतों को मुद्दा बना के हमसे वोट लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि धारा 370 खत्म कर दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि बस्ती, कप्तानगंज, हरैया, आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर का कौन व्यक्ति जाकर कश्मीर में जमीन लेकर घर बना लिया? आप कश्मीर की भौगोलिक स्थिति को देखिए। कश्मीर में 90% जो जमीन है वो पहाड़ है, 10% जमीन है वो मैदानी भाग है, उस पर भी सरकारी भवन, स्कूल और सरकारी संस्थाएं काबिज है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी हमारे असल मुद्दों पे हमको नहीं आने देती है। भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर की बात करेगी, कभी वो हिंदुस्तान में गरीबी और अमीरी की बात नहीं करती है। कभी भारतीय जनता पार्टी इसलिए आंदोलन नहीं करती है कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी अशिक्षित है, इस देश की बहुसंख्यक आबादी के पास रोजगार नहीं है, इस देश के लोगों को चिकित्सा नहीं मिल पा रही है, इस देश के लोगों को
बढ़िया रहन सहन नहीं मिल पा रहा, इसकी बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी नफरत की बात करेगी। भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के खिलाफ साजिश और षड्यंत्र की बात करेगी। भारतीय जनता पार्टी एक तरह से कह लीजिए तो मनोरोगियों की पार्टी है। वो अगर आपके साथ 1 घंटा बैठ गए तो आपको भाई भाई से, पति पत्नी को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। हमें इस देश में एक अच्छी व्यवस्था कायम रखने के लिए इस देश को गांधी, नेहरू, इस देश को महात्मा गांधी, नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी और तमाम समाजवादी आंदोलनों से निकले हुए नेता, वो चाहे लोहिया रहे हो, चाहे अम्बेडकर रहे हो, चाहे उसके पहले गौतम बुद्ध रहे हो, कबीर रहे हो, नानक रहे हो, इन तमाम लोगों के विचारों को अगर आगे बढ़ाना है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारे की बात करनी है, तो कांग्रेस पार्टी के साथ आपको खड़ा होना चाहिए। आज हमारे नेता राहुल गांधी जब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या था? भारत जोड़ो यात्रा का मकसद ये था कि गरीब, अमीर, छोटा बड़ा, दलित, पिछड़ा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और तमाम मजहबों और पंथ के रहने वाले लोग एक धागे की तरह एक साथ चले। इस देश में जो लोगों के बीच में खाई पैदा की है भारतीय जनता पार्टी ने, जो नफरत और हिंसा पैदा की है, उसको कम किया जाए। इस देश में जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग रोटी कपड़ा के लिए मुहाल हैं, उनकी बात की जाए। इस देश में तालीम से तरक्की की बात की जाए। इस देश में गरीबों को उनकी हक की बात की जाए। इसलिए राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये बात रास नहीं आई, ये बात उनको पसंद नहीं आई कि राहुल गांधी पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना कराने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी दलितों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। अभी हमारी पार्टी ने रायपुर के अधिवेशन में जब निर्णय लिया कि कांग्रेस पार्टी अपने ब्लॉक स्तर के संगठन से लेकर और CWC जो सबसे बड़ी संस्था होती है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसमें दलित, पिछड़े और माइनॉरिटी के लोगों को, महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे। ये बात तो वो भाजपा को रास नहीं आई। और ये बात भी रास नहीं आती है कि राहुल गांधी खेतों में काम करने वाले, धान रोपने वाले मजदूरों के गले मिलते हैं। उनको, भाजपा को ये बात ठीक नहीं लगती है कि राहुल गांधी मोटर मैकेनिक से जाकर गले मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये बात रास नहीं आती है कि प्रियंका गांधी एक दलित की बेटी के साथ, दलितों के साथ बैठकर खाना खाती हैं और उनके साथ गले मिलकर रहती हैं और वो स्वाभाविक प्रेम दिखाती हैं। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि इस देश में नफरत कायम रहे और बांटो और छाटों की राजनीति के तहत इस देश पर वो शासन करते रहे। लेकिन हम सबको आपको विचार करने की जरूरत है। इस देश में हमारे देश को आजाद कराने वाले जो नेता थे, उनका मकसद था इस देश को लेकर, उनका मकसद था कि यह देश जब आजाद हो जाएगा तो कोई किसी का गुलाम नहीं होगा। इस देश में आपसी प्रेम और भाईचारा रहेगा। इस देश में तमाम वो दुनिया के जो अनुसंधान है, जो वैज्ञानिक रास्ते हैं, उसको अख्तियार करके इस देश के लोगों को दुनिया और यूरोप के तमाम मुल्कों की बराबरी किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने भय और झूठ से भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया। भारत एक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही थी। भारत दुनिया में ज्ञान और विज्ञान के लिए जाना जा रहा था। आज दुनिया में भारत किस लिए जाना जा रहा है? आज दुनिया में भारत दंगों के लिए जाना जा रहा है। आज दुनिया में भारत महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के लिए जाना जा रहा है। आज दुनिया में भारत मोदी के राज में आदिवासियों के ऊपर पिशाच करने वालों के रूप में याद किया जा रहा है। आज दुनिया के लोग जब मोदी को देखते हैं, दुनिया के जब नेता देखते हैं, तो मानते हैं कि दुनिया का, भारत में जहां पर कभी नेहरू ने इस देश को लीड किया, जहां दुनिया भारत के विचारों के पीछे चलती थी, आज उस देश के जो नेता हैं, जो उस देश के लोग हैं, वो मोदी के ऊपर और हमारे देश के ऊपर हंसते हैं। जब राहुल गांधी जी से दुनिया के हिस्से में सवाल पूछा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग घूम घूम कर कहते हैं कि मोदी जी देश की बदनामी कर रहे हैं। आप जानते हैं कि सोशल मीडिया के दौर में वैश्विक स्तर की कोई भी घटना कहीं भी घटित हो, पूरे दुनिया के लोग उससे वाकिफ होते हैं। जब दुनिया के लोग देखते होंगे इस देश की 82 करोड़ आबादी, उसके पास काम नहीं है, उसके पास रोजगार नहीं है, और प्रधानमंत्री सीना ठोक के कहता है कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं उनको। आपसे मैं पूछना चाहता हूं
कि 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं में क्या हमारे बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी? क्या हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे? उनके बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, उनके बच्चे ओवरसियर बनेंगे, उनके बच्चे विदेशों के स्कूलों में पढ़ेंगे, और हमारे बच्चों को कहा जा रहा है कि मार भात खाइए, 5 किलो राशन दे रहे हैं, काम न करिए, घर पे बैठिए। ये भी कुछ देना हुआ? अरे मैं कहना चाहता हूं कि हमारे लोगों ने, इस देश के श्रमशील जातियां हैं, पिछड़े वर्ग के लोग, अपने हाथों से इस देश के पहाड़ों को, इस देश के खेतों को और इस देश के तमाम निर्माण को किया है। खेती किसानी से पूरे देश का पेट भरते हैं, अपने श्रम से इस दुनिया को चलाते हैं और अपने श्रम से भारत में जो भी विकास हुआ उसको किए हैं। मोदी अगर पिछड़े वर्ग के होते तो उनको दर्द होता। मोदी को दर्द होता एक आदिवासी के ऊपर जब पेशाब किया गया, तो मोदी को दर्द होता जब उस आदिवासी महिला को नंगा करके घुमाया गया। मोदी को दर्द होता उत्तर प्रदेश में हाथरस में एक दलित बेटी को रात में जिंदा जला दिया गया। मोदी को दर्द होता कि उत्तर प्रदेश को उन्नाव में बलात्कार हुआ और एक महिला को, उसके भाई को, पूरे परिवार को मार डाला गया। मोदी इस देश में गरीबों के साथ नहीं खड़ा है। मोदी इस देश के धन्ना सेठों और अमीरों के साथ खड़ा है। और मैं कहने में गुरेज नहीं करता हूं कि मोदी अंबानी और अडानी का पिट्ठू है। मोदी इस देश में आम गरीबों के नेता नहीं है। मोदी जी की सत्ता आई है, मैं देख, चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो, पूरे देश के स्तर पे दलित, पिछड़े, गरीब, गुरबा तबकों के ऊपर जुल्म और जातियां बढ़ी हैं। हम जातिगत जनगणना के सवाल पर बात करने आए हैं। जातिगत जनगणना इसलिए करना चाहते हैं कि इस देश में पिछड़ों की आबादी गिन ली जाए। जब पिछड़ों की आबादी गिन ली जाएगी तो देश के संसाधनों में, देश की नौकरियों में और हर सरकारी जो कार्यक्रम है उसमें हम अपने संख्या के अनुपात में अपने हिस्सेदारी की बात करेंगे। विशेषकर महिला बहनों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक और काम किया है। आज जब टीवी आप खोलती होंगी तो 2-4 बाबा आपको प्रवचन देते हुए दिखाई देते होंगे। वो प्रवचन देते हैं और कहते हैं कि हम सभी समस्याओं का निराकरण कर देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि जो भोले भाले गरीब लोग हैं, खेती किसानी कर रहे हैं, जो मेहनत मजदूरी से अपना पेट भर रहे हैं, 2-4 रुपये बचा कर रखे हैं, इन बाबाओं के चक्कर में देकर और अपना हाथ खाली कर ले। इन बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ने की जरूरत है, क्योंकि ये बाबा लोग ढोंगी और अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। हमारा संविधान कहता है कि हमारी सरकार इस देश में वैज्ञानिकता को बढ़ावा देने के लिए, इस देश में अंधविश्वास के उन्मूलन के लिए काम करेगी। लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में अंधविश्वास, पोगापंथ और झूठ को फैलाने का काम कर रही है। इससे आपको अपने बच्चों को बचाने की जरूरत है और सबसे पहले बाबाओं के चक्कर में न पड़ के अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने परिवार के लोगों को कहना है कि बच्चे हैं तो उनको पढ़ाइए, और अगर उम्र दराज है और वो भी पढ़े हुए उनको भी कहिए कि भैया आप अपने हाथों पर भरोसा करो। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था, उठ मंदिर के दरवाजे से जोर लगा खेतों में अपने, नेता नहीं भुजा करती है सत्य सदा जीवन के सपने। ये बात बहुत वर्षों पहले लिख दी गई थी, इसलिए हम आपके अपने लोगों के बीच में है, पिछड़े तबके के लोग के बीच में है। मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस एक रास्ता है। राहुल गांधी और खड़गे जी एक नेता है इस देश में जो आपकी बात कर रहे हैं। हमें आपको इस बात के लिए कि हमारी बात करने वाला कोई हमसे बाहर का आदमी हमारी बात कर रहा है, उसके साथ उसके कंधों को मजबूत करने की जरूरत है। उसके साथ उस सामाजिक न्याय की लड़ाई को देश के व्यापक पटल पे लड़ने की जरूरत है। और राहुल गांधी जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जातीय जनगणना नहीं कराएगी तो कांग्रेस की जब पहली सरकार बनेगी और पहले कैबिनेट में जातीय जनगणना को कराया जाएगा। इसलिए हम सबको कांग्रेस का साथ देना है और इसलिए भी साथ देना है कि कांग्रेस पार्टी ईमान की बात करती है, इंसान की बात करती है, इंसाफ की बात करती है और इस देश में गैर बराबरी को खत्म करने के लिए सबको एकजुट करने की बात करती है। कांग्रेस अमन और चैन की बात करती है, शांति और सौहार्द की बात करती है, प्रेम की बात करती है, भाईचारे की बात करती है। और कांग्रेस से जितना जिसकी भागीदारी है, जितना जिसकी संख्या है, उतनी हिस्सेदारी की बात करती है। और इसलिए मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं एक बात सबसे कहना चाहता हूं, हमें जातियों में बढ़कर काम नहीं करना है।
2024 का चुनाव हमारे सामने है। मुझे डर है कि 2024 के चुनाव में हम पिछड़े वर्ग के लोग अगर एकजुट होके और भारतीय जनता पार्टी को शासन सत्ता से नहीं हटा देंगे, हो सकता है कि 24 के बाद उस देश में कोई चुनाव न कराया जाए और संघ के लोग इस देश पे कब्जा करके इस देश में तानाशाही कायम कर देंगे। इसलिए अपने अधिकारों को बचाए रखने के लिए, अपनी आजादी को बचाए रखने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति को बचाने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के मुस्तकबिल को बनाए और बचाने रखने के लिए 2024 में कांग्रेस वाले गठबंधन को आप जिताइएगा और इस देश में एक नया अभियान होगा। जो अंधेरा इस समय कायम है इस देश में, चाहे वो योगी के राज में हो चाहे मोदी के राज में हो, हम दलित पिछड़े वंचित तबकों के लिए अंधकार का दौर है। जब भी इतिहास लिखा जाएगा, काले अक्षरों से लिखा जाएगा कि एक ऐसा मुख्यमंत्री हुआ जो चुन चुनकर इस देश में दक्षिणों के ऊपर हमला किया और एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जो इस देश के अमन और चमचैन में खबर डाला है। इसलिए जोरदार नारे के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जय कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, जब का जनगणना का नारा बुलंद रहे। जय हिंद, जय भारत।